साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुवृत्ति क्लासेस में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम अभी प्रारंभ होने वाले हैं, इसके तुरंत बाद ग्रुप डी और उसके पश्चात एनटीपीसी मेंस ग्रेजुएट लेवल जिसके प्री हो चुके हैं, इन तीनों एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हमने जो मैथ और रीजनिंग में अभी आए हुए प्रीवियस ईयर्स की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज मैथ के 7वें पेपर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आइए देखते हैं इसमें किस किस तरह के सवाल आपके लिए हम लेकर के आए हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपसे ये कह रहा है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट तो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए। निश्चित दूरी को यदि चाल में 25% की वृद्धि कर दी जाए तब समान दूरी के 3/4 को, ध्यान दीजिएगा दूसरा पॉइंट 3/4, और एक ये 25% और एक ये 50 मिनट, ठीक है, को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज में भी ये बात बताई है कि अगर दूरी समान है या निश्चित है तो चाल और समय का जो अनुपात है वो एक दूसरे का अपोजिट हो, ठीक है। अब यहां देखिए 25% की वृद्धि की गई है चाल में। 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4 वृद्धि हो गई, मतलब 5/4, मतलब 4 से 5 हुई तो समय 5 से 4 हो जाएगा। अब 5 की वैल्यू दी गई है 50 मिनट, तो 4 की वैल्यू 40 मिनट। अब कितना दूरी तय करना है, 3/4, तो 3/4 गुणे 40, मतलब उत्तर हो जाएगा 30 मिनट। बगैर कलम चलाए आप बता सकते हो कि इसका आंसर दो। मैंने अभी आपको जो बताया वो क्या, देखिए 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, और वृद्धि है मतलब मामला कितने का है, 5/4। और वृद्धि किसमें की गई है, चाल में, मतलब स्पीड जो है वो 4 से कितनी हो गई है, 5। दूरी निश्चित है इसलिए टाइम जो है, टाइम का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 5 और 4 का। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 50 मिनट। तो अगर अब 5 बराबर 50 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 10। तो जब 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू 4 गुणे 10, मतलब कितने मिनट हो जाएगी, ये 40। अब ये 40 मिनट अगर उसको समान दूरी तय करनी होती तो वहां अगर 50 मिनट लग रहा था तो यहाँ 40 मिनट लगा होता। लेकिन दूरी अब कितनी तय करनी है, 3/4, तो 3/4 दूरी तय करनी है तो समय भी 3/4 लगेगा। बस 3/4 का गुणा मार दिया, 4 दाम 40, 10 त्याई 30, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 30 मिनट, और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, आगे ही खुल गया क्या कुछ, कुछ गड़बड़ हो रही है। चलिए ये वाला सवाल, इस वाले सवाल में क्या कह रहा है, पॉइंट बॉस वाला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर परिवर्तित करना होगा। जब कभी भी चिन्ह बदलने का मामला आए या संख्या बदलने का मामला आए, आपका जो फोकस है वो हमेशा भाग और गुणे पे जाना चाहिए, ठीक है। अगर भाग नहीं लग रहा है जहां पे दिया हुआ है, इसका मतलब यह है कि वो भाग वहां से हटेगा ही हटेगा। अब यहां पर हम देखते हैं भाग जो लगा हुआ है वो यहां पे लगा हुआ, 3×5=15, भाग पूरा पूरा जा रहा है, ठीक है। अब 3×5=15, अगर ये 5 होगा तो 5 में से 4 गया 1, लेकिन यहां आप देखो 81 गुणे 9, 9×8=72, 729 का मामला है ये। तो 729 का मामला, लेकिन मेरा आंसर तो कितना आ रहा है, 50। मतलब एक चीज तो पक्की है कि गुणे को हटाना पड़ेगा, गुणे को हटाना पड़ेगा। तो गुणे को हटाना पड़ेगा, तो गुणे को हटाने के लिए कहां कहां है, एक इस जगह पर है और एक इस जगह पर। अब आप देखो सवाल में मैं करके देखता हूं। देखिए सवाल में क्या है, 81 है, 9 है, 15 है, 3 है, 4 है, और लास्ट में उत्तर कितना आना चाहिए, 50। अब देखिए जहां गुणा है वहां ऋण रख देते हैं। यहां अगर मैं ऋण रख दूं, ठीक है, यहां पर तो धन रहेगा ही, धन से कोई दिक्कत नहीं है, भाग रहेगा ही, और यहां मैं गुणा कर दूं। अब आप देखो अगर ये एक साथ आ गया, 3×5=15, 5×4=20, इसकी वैल्यू तो 20 है, और 81 - 9 धन 20 अगर करेंगे तो 81 में से 20 जोड़ेंगे 101, और 9 घटा देंगे तो मामला 100, मतलब 90 के आसपास जा रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला आंसर मेरा नहीं हो सकता, तो 100% आंसर वो वाला होना चाहिए। अब इसको मैं फिर से प्लेस कर लेता हूं, देखिए इसको मैं फिर से प्लेस कर लेता हूं। अब आपको सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है भाग और गुणे को बदलना है, ठीक है। भाग और गुणे को बदलना है तो 81/9 धन 15 गुणे 3 - 4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब आप देखिए सबसे पहले तो ये हल होगा, तो 9×9 81 प्लस 15×3 45 - 4, ठीक है ना।
तो 45 9 54, 54 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 50। मतलब मेरा उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहां पकड़ने के लिए बेसिक चीज ये है, पहला फोकस भाग पर, दूसरा फोकस गुणा पर। यहां गुणे के ऊपर फोकस इसलिए करना पड़ गया क्योंकि ये डाटा बहुत बड़ा था और चूंकि यहां पर उत्तर हमारा 50 आ रहा था, अगर वहां हम देखें तो 720 प्लस है, ठीक है, इसलिए हमें गुणे को हटाना ही था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए। देखिए ये वाला सवाल जब भी आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में फार्मूले आते हैं और एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्यूब के कई सारे फार्मूले हैं। आपको जो डाटा निकालना है वो ये वाला निकालना है। तो पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, फार्मूले से निकाल के दिखाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसको डायरेक्ट कैसे करना है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता कितना है भाई? यहां पे होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, पहला वाला मामला। फिर आपका होता है 3a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अच्छा ये थोड़ा सा वो हो गया है, लंबा हो गया है, ठीक है। तो इसमें आपको जो फॉर्मूला याद रखना वो याद रखना ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला, ठीक है। फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है वही। अभी मैंने आपको क्या लिखवाया, नीचे लिखते हैं, बार बार वहां हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। 3a प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए वैल्यू रख पुट करिए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 3 बटा 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 9, तो 3 गुणे 9 माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब आप देखो इसको हल करो, 3 बटा 2 9 तिया 27 और माइनस कितना है 9, ये आप कर लो। अब क्या बचा 3 बटे 2 गुणे 18, 2 9 18 9 3 27। ये तो आपका बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए, कई जगह आपके काम आएगा। लेकिन ऐसे सवालों को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है, देखिए यहां पर मेरे को एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहां पर मेरे को दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन 2 है, लेकिन जो अननोन फिगर है वो कितने हैं 3 है, एक्स वाई और जेड। और मैथमेटिक्स का ये थंब रूल है कि अगर 3 अननोन फिगर है तो इक्वेशन भी कितने होनी चाहिए 3, लेकिन यहां पर 2 ही है। मतलब एक की वैल्यू को, किसी को भी एक की वैल्यू को आप कितना मान सकते हो 0, ठीक। तो अब अगर मैं इसको 0 रख दूं, अगर मैं जेड को 0 रखूं, जेड को अगर मैं 0 रख दूं, तो देखिए आप ये सब 0 हो रहा है। मतलब अब आपका क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 3 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ये आपका सवाल बन रहा है। अब आप देखो ऐसी कोई संख्या है क्या जिनको योग करो तो 3 आए और एक्स स्क्वायर उसका वर्ग करो तो 9 आए, 9 तो खुद ही 3 का वर्ग है। मतलब यहां से मुझे ये पता लग रहा है कि एक कोई और डाटा 0 है। वाई को भी 0 रख देते हैं, इसको भी मैं 0 रख देता हूं। अब आपका बचा x बराबर 3 और एक्स स्क्वायर बराबर 9। और जो पूछ रहा है जब y भी 0 हो गया तो अब आपको वैल्यू केवल इसकी निकालनी है x क्यूब की, तो x क्यूब बराबर कितना हो गया 27। और यही आपके सवाल का जवाब है। मर्जी आपकी है, अगर फॉर्मूला से लगाना है तो ठीक है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अलजेब्रा में जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है, और बहुत बार आता है, कई सारे पेपर्स में पूछा गया है, ठीक है, जब कभी भी इस तरह का सवाल आता है तो आपको जो अटेंड करना है वो इस तरीके से अटेंड करना है। क्यों? क्योंकि इससे आप आंसर्स तक तुरंत पहुंच सकते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 3000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया गया कि एक भाग को 3%, दूसरे को 5% पर उधार दिया गया। वार्षिक आय 100 रुपए है, 3% पर कितना उधार दिया गया था। जब भी 2 अलग अलग चीजों को मिलाकर के कोई चीज मिल रही हो, इसका मतलब यह है कि मामला मिश्रण का है, एलिगेशन। और एलिगेशन में होता क्या है, एलिगेशन में तीनों डाटा या तो प्रतिशत में रहेंगे या तो रुपए में रहेंगे। अब आप देखिए ये 3% और 5% परसेंटेज में है, ये रुपए में है, तो या तो मैं इस प्रतिशत को रुपए में कन्वर्ट करूं और या तो इस रुपए को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो 100/3000 करूंगा तो डाटा लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबा चला जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है,
ठीक है, तो रुपए को परसेंटेज में या संख्या को परसेंटेज में कन्वर्ट करने की बजाय आप परसेंटेज को संख्या या रुपए में बदलिए। अब यहाँ पर हमें एज्यूम क्या करना होता है, देखिए 3000 रुपए थे, अगर उसने पूरा का पूरा पैसा लगाया होता 3% पर, 3% पर, तो ये आप देखिए 3% पर कितना मिलता उसको, 30 त्याई 90 रुपए। अगर इसने पूरा पैसा 5% पर लगा दिया होता, 5% पर लगा दिया होता, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि दर समय कितना है, 1 ही साल दिया हुआ है, ठीक है, 5 पे अगर लगा दिया होता 1 2 1 2, तो यहाँ पर इसको कितना मिलता 150 रुपया, और वास्तव में उसको कितना मिला है 100 रुपया, मतलब रेशियो 150 में से 100 घट गया तो कितना 50, 100 में से 90 घट गया तो 10, मतलब अनुपात हो गया 5:1 का। और ये टोटल जो 5:1 है, ये पैसा किसके बराबर है, 3000 के बराबर, यही तो पैसा है। मतलब क्या हो गया, 6 बराबर कितना 3000, तो 6 पंचे 30, मतलब 1 की वैल्यू है 500। किसका पूछ रहा है, 3% का, 3% वाला मामला ये है, तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे 500, मतलब आंसर हो जाएगा 2500 रुपए। दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये देख लीजिए, 25, 32, 59 और 80 प्रत्येक में से x को घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं अनुपातिक होती है, समानुपात में है, इसका मतलब पहली और चौथी का गुणनफल दूसरी और तीसरी का गुणनफल बराबर होना चाहिए, पहला मामला। और अगर x है तो इसमें मैंने आप लोगों को इसके पहले भी 2-3 पेपरों में ये चीज आ चुकी है, वहां पर मैंने आपको सिखाया था, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि x कैसे निकाला जाए। फिर आपको बोल रहा है 3x + 1 और 5x - 4 के बीच का औसत अनुपात, औसत अनुपात मतलब मध्य अनुपात की बात हो रही है। अब यहाँ आप देखो, आप डाटा क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 25, 32, 59 और 80। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 59, 20, 79, 21, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 14। ये मामला तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब गुणा वाला मामला, गुणे वाले में एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपको गुणा कैसे करना है, ऐसे करना है भाई, 25 में 80 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2000, और अगर मैं 32 में 59 का गुणा करूंगा, मतलब ये वाला करूंगा, ये क्या हो गया, ये लाइन कैसे टिक हो गई, 32 में 59 का गुणा करूंगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 32 - 59 ये करना है। अब आप इसको अगर गुणा करते हैं तो क्या होगा, कैसे गुणा करेंगे भाई, या तो यहाँ पे 60 - 1 कर दूं मैं, ठीक है, तो मामला हो जाएगा, या तो 50 + 9 कर दूं मैं, तो मामला हो जाएगा, 32 × 59 ही है ना, देखिए, या तो 60 - 1 कर दूं तो भी हल हो जाएगा, और या तो मैं 50 + 9 कर दूं, ठीक है, तो भी हल हो जाएगा। अब आप देखो मैं इसको काम करता हूँ 50 + 9, 50 का गुणा मतलब आधा करके 2 जीरो, तो अगर मैं 32 में गुणा करूंगा मतलब मैं इसको ले रहा हूँ 50 + 9, देखिए 50 का अगर मैं गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 1600, 1600 हो जाएगा ना, ठीक है। और अगर मैं इसमें फिर 9 का गुणा करूंगा तो 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, एक काम करते हैं ना, 60 + 1 का कर लेते हैं, 60 + 1, तो देखिए 6 दूनी 12, 6 3 का 18 और 1 19, 1920 आ जाएगा, और प्लस कितना आ जाएगा 60 - 1 है ये, और माइनस कितना आ जाएगा 32, ठीक है। इसको 2000 में से घटाना है। अब आप जैसे इसको 2000 में से घटाओगे तो ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, तो 2000 में से 1920 जाएगा तो 80, और 80 में जब 32 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 112, मतलब इस 14 की जो वैल्यू है, 14 बराबर है 112, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका पहला मामला है। फिर आपको ये पूछ रहा है औसत अनुपात किसका, इनका, तो देखिए 3x + 1 इसकी वैल्यू कितनी हो गई, अभी 8 × 24 और 1 25, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 8 × 5 = 40 - 4, मतलब कितनी हो गई 36, क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू थी, x की जो वैल्यू थी ये कितनी आ गई थी 8 आ गई। अब आप इसको निकाल दो तो कितना हो जाएगा, ये 25 × 36, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, 36 का 6, मतलब आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 30, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। सवाल में कुछ था नहीं, x की वैल्यू निकालनी थी, चूंकि यहां पर डाटा थोड़ा सा टेढ़ा आ गया, 32 में 59 का गुणा करने वाला, क्योंकि बाकी तो डाटा सही था, ठीक है, घटाने वाले में तो कहीं कोई इशू ही नहीं, इशू कहाँ आ रहा था मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन में आप इसको अगर 50 से गुणा करते तो फिर यहाँ पे क्या होता, देखिए 1600, और फिर इसका 270, और 9 दूनी 18, 288,
ठीक है, 1600 और प्लस 288 आ जाता। अब 288 जब इसमें से घटाते तो वो माइनस में चला जाता, तो माइनस थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता। ठीक है, तो ये बात जरूरी है कि आपको जो मल्टीप्लाई करना है उसके लिए आप थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स जरूर सीख लें। ठीक है, इस सवाल को देखिए, 56 सेंटीमीटर लंबाई और 23 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक आयताकार कागज को एक बेलन बनाने के लिए लंबाई के समानांतर मोड़ा गया। यदि अति व्यापन की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है तो इस प्रकार बने बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक, देखिए सवाल में आपको बोला, चूंकि बेलन में ऐसे बनाऊंगा तो मैं ऐसे ही ले लेता हूं। देखिए ये है आपका मामला, ये है स्थिति, ये कितना है 56 है और ये कितना है 23 है। ये अति व्यापन की चौड़ाई मोड़ने के बाद जो मोटाई आई है, टोटल मोटाई आई है वो 1 आई है कागज की, मतलब आधी इधर और आधी उधर, ये बात ध्यान में रखनी। अब आप देखो, अगर मैं इसको बेलन बनाऊंगा बेलन, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो पूरी परिधि है, ये वाली हिस्सा की, ये वाली, ये तो यही है, यही वाली तो ये है। ठीक है, और अगर मैं बात इसकी करूं तो देखो ये वाली जो स्थिति है, ये लंबाई तो एज इट इज रहेगी, लंबाई तो एज इट इज रहेगी, ये वाली हिस्से, ये वाली हिस्से, और ये वाली जो परिधि है, ये वाली स्थिति कितनी रह जाएगी, ये 23 बाहर की 23, बाहर की कितनी हो जाएगी 23। तो अंदर की ये जो अंदर वाली है ये कितनी हो जाएगी, चूंकि मोटाई दी हुई है 1, तो अंदर की कितनी हो जाएगी 22। और ये क्या है, ये है बेलन की परिधि या वृत्त की परिधि, नीचे वृत्त तो होता है, तो जो वृत्त की परिधि है और ये जो ऊंचाई है ये कितनी है 56, चूंकि लंबाई के समानांतर इसको मोड़ा गया। तो अब यहां देखिए वैल्यू है 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 22। ठीक है, अब इसको देखो, अब अगर मैं इसको करूं 2 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर 22, 22 से 22 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7/2। ठीक है, और h की वैल्यू उसने पहले ही दे रखी है 56, चूंकि इसी के समानांतर मोड़ा गया है इसको। अब आपसे पूछा क्या है, बेलन का आयतन, और बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही तो बेलन का आयतन है। तो जो आपको h भी पता है, r भी पता है, वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, 22/7, त्रिज्या आपने कितनी निकाली है 7/2, तो गुणे 7/2 गुणे 7/2, और ऊंचाई कितनी आपने निकाल रखी है 56। ठीक है, ठीक है, ये 7 से ये 7 कैंसिल, 14 चौके 56। ठीक है, ये आ गया। चलिए गुणा कर लेते हैं, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 और गुणे 7, 7 8 56, 7 3 21। गुणा करने के बहुत सारे तरीके हैं, 2156 आपका उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर 3। गुणा आप ऐसे भी कर सकते थे, 22 7 154, ठीक है, या 14 7 98, 98 में 22 का गुणा कर देते हैं, 98 का मतलब होता 100 - 2, तो 2200, 98 में अगर 22 में अगर 98 का गुणा करना है तो 2200, और 2200 - 22 आ जाता, यही तो था, 2200 माइनस, सॉरी 2200 - 22 दूनी 44। ठीक है, तो 2200 - 44, तब भी आपका उत्तर 2156 नहीं आता। ठीक है ना, तो इसमें जो समझने की बात थी वो ये थी कि अगर लंबाई के अगर यही चौड़ाई के समानांतर मोड़ा गया होता तो ये जो 56 था ये बनी होती वृत्त की परिधि। अब 56 वृत्त की, लेकिन यहां पर एक चीज उसने और बोल दी कि अति व्यापन की चौड़ाई कितनी है 1, कागज की जो चौड़ाई है वो टोटल कितनी थी मोड़ने के बाद, जो बाहर का जो हिस्सा आया उसकी जो टोटल चौड़ाई थी इधर वाले की और इधर वाले की मिलाकर के 1 आई। तो बाहर वाला हिस्सा अगर 23 का था तो अंदर वाला हिस्सा कितने का हो जाएगा 22 का। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक शख्स ने 650 रुपए में 2 शर्ट खरीदी, एक को 7% लाभ पर, दूसरे को 6% हानि पर, कुल मिलाकर उसे ना तो लाभ मिला और ना ही हानि। शर्टों का क्रय मूल्य क्या है। अब आप देख लीजिए शर्टों का क्रय मूल्य क्रमशः क्या है, मतलब पहले 7 वाली का निकालना है फिर 6 वाली का निकालना है। अब देखिए 2 को मिलाकर के 1 बन रहा, मतलब यहाँ भी मामला किसका है एलिगेशन का। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, यहाँ देखिए आप टोटल 650 रुपए। अब इसमें एक और मजेदार चीज है, देखिए यहाँ 7% का लाभ है और यहाँ पर 6% की हानि है, और कुल मिलाकर के न लाभ हुआ न हानि, मतलब मामला 0% का हो गया। अब आप देखिए ये है ऋण 6% और ये है धन 7%। ठीक, 0 में से अगर मैं ऋण 6 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 6,
और 7 में से अगर मैं 0 को हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 7। अब मुझे 650 का 7 निकालने की या 650 का 6 निकालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि न लाभ हुआ है ना हानि हुई है, मतलब लाभ और हानि कितना था 0, और 7 और 6 दोनों लाभ और हानि। अगर ये लाभ और हानि रुपए में दे दी गई होती, मतलब यहां अगर मेरे पास रुपया होता तो फिर पहले मैं 650 का 7% निकालता, 650 का 6% निकालता, देन आफ्टर में सवाल को करता। ठीक, अब यहां देखिए क्या है, 6 + 7, ठीक है, 6 + 7 इसकी वैल्यू कितनी है 650, मतलब 13 बराबर है 650, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 × 5 = 65, तो 6 की वैल्यू, ठीक है ना, तो वही 6 × 50, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 300 रुपया, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 7 × 50, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 350 रुपये। मतलब आपसे जो क्रमशः पूछा है वो है 300 और 350। कहाँ दिया हुआ है भाई 300 और 350, पहला ही उत्तर है। अब देखिए क्रमशः का यूज क्या है, यहाँ आप देख लो तीसरे नंबर पे 350 और 300, अगर ये क्रमशः नहीं लिखा होता तब ये मेरे दोनों उत्तर सही हो जाते, क्योंकि एक 300 की और एक 350 की है। अब कौन से 350 की किस क्रम में लिखना है, तो उसने लिख दिया है क्रमशः, मतलब पहले 7 वाले का फिर 6 वाले का, 7 वाले का 300, 6 वाले का 350, इसलिए मेरा आंसर तीसरा नहीं होकर के कौन सा उत्तर होगा पहला। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है प्योरली बॉड मॉस का सवाल है, मैंने आप लोगों को इसमें क्या बताया था, सबसे पहले जो आपको हल करना है वो किसको हल करना है, ब्रैकेट को, ब्रैकेट को, और फिर अगर धन ऋण गुणे भाग वाली बात की जाए तो सबसे पहले का, फिर भाग, फिर गुणा, और देन आफ्टर धन और ऋण। यहाँ आप देखो का लगा है क्या कहीं पे, हाँ एक जगह पे लगा हुआ इस जगह पे, लेकिन इसके पहले तो ये ब्रैकेट ही है। पहले मैं इसको हल करता हूँ, देखिए भाग है तो 3 छके 18, और ये हो जाएगा 16 - 6, मतलब इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई 10। अब मैं मझला कोष्टक ले लेता हूँ, मझला कोष्टक क्या बोल रहा है 84 भागे 3 का 4, 3 का 4 है, मतलब ये 3 × 4 हो जाएगा, और माइनस कितना है 10, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, 12 सते 84, तो 7 - 3, मतलब इसकी वैल्यू आ गई ऋण 3। अब बड़े कोष्टक को आप उठा लो, बड़े कोष्टक को, तो ये कितना है 135 माइनस -3, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 135 + 3, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 138। फिर क्या बोल रहा है 165 माइनस 138। ठीक है, देखिए इसको कैसे घटाना चाहिए, 138 को दे देंगे 140 हो जाएगा, 165 को 167 हो जाएगा, 167 में से 140 चला जाएगा, बचेगा कितना 27 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर केवल क्रमबद्ध तरीके से, हाँ अब ये वाला जरूर थोड़ा सा मामला है, तो ये बात आप हमेशा याद रखिए कि अगर भाग के बाद का लगा हुआ है मतलब वो भाग वाली संख्या के साथ ही नीचे चला जाएगा, अगर वही गुणे लगा होता तो फिर वो ऊपर वाली के साथ रहता। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के एक समकोण त्रिभुज को शंकु बनाने के लिए 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, निर्मित शंकु का आयतन। पहली बात 5, 12 और 13 को देख करके आपके दिमाग में एक बात तो आ गई होगी कि मामला समकोण त्रिभुज। अब इसमें एक चीज तो पक्की है कि 13 सेंटीमीटर कर्ण है, ठीक है, लेकिन 5 और 12 में ये डिसाइड नहीं कि कौन सा लंब है कौन सा आधार है। अगर इसको 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाया गया होता तो मैं 5 को लंब मान लिया, और अगर 12 सेंटीमीटर के परितः, मतलब अब मैं सवाल को ये मान करके चल रहा हूं, ये मान करके चल रहा हूं कि भैया ये 13 तो पक्की है, ये मैं 12 मान रहा हूं, और ये मैं किसको मान रहा हूं 5। अब अगर इसके परितः यहां डंडी डाल करके अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो ये पूरा मामला कैसे बनेगा, घूमेगा, तो एक और ये बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये आपका शंकु बन गया, ये आपका शंकु बन गया, ये शंकु बन गया, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी 5, ऊंचाई कितनी होगी 12, और तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी 13। ये आपका सवाल खत्म। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है, ज्यादातर सवाल समकोण त्रिभुज से रिलेटेड आते हैं। यहाँ पर सबसे टिपिकल सवाल तब बनता है जब उसको कर्ण के परितः घुमाया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए लंब या आधार में से जिसके भी परितः घुमाया जाए उसको आप लंब मान लीजिए, सवाल आपका बहुत इजी हो जाएगा। अब आपको यहाँ दिख रहा है कि R कितनी हो गई है 5, H कितना हो गया है 12, और L बराबर कितना हो गया है 13, ये चीज दिख गई। अब आपको सवाल में क्या कह रहा है, निर्मित शंकु का आयतन। तो आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम जो शंकु का होता है वो होता है पाई 1/3, सॉरी मैं बेलन का लिखने लगा था, स्क्वायर H, उत्तर पाई में। ठीक है, कुछ नहीं, पाई की वैल्यू रखना ही नहीं है, 1/3 गुणे पाई। R की वैल्यू कितनी है 5 गुणे 5, और H की वैल्यू कितनी है 12, 3 चौके 12, 25 चौके 100,
मतलब आपका उत्तर हो जाएगा 100 पाई, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बस यहाँ पर एक बात समझने की थी, जिसके भी परितः घुमाया जाए, ज्यादातर सवाल समकोण त्रिभुज का ही आएगा, समबाहु का भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन वो सीजीएल मेंस वगैरह में पूछता है। ठीक है, यहाँ पर जिसके भी परितः घुमाया जाए उसे हमें लंब मान। ठीक है, तो जो दूसरा जो आधार है वही त्रिज्या हो जाएगी, और वो उसका जो लंब है वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी, और जो कर्ण है वो तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक छात्र के पास 35 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक गोलाकार पेपर शीट है, वह एक त्रिज्या खंड में से 40% भाग को निकाल लेता है। ठीक है, शेष भाग से एक शंक्वाकार फ्लास्क बनाता है, शंक्वाकार फ्लास्क का आयतन क्या? ठीक है, शंकु का आयतन क्या क्या चाहिए होगा आपको? आपको चाहिए होगी त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है, पहले मैं इस सवाल को उठाता हूं। देखिए, एक कोई वृत्त था, अब इसके कितने सेंटीमीटर का? 35 का। इसका जो है त्रिज्या खंड का 40% भाग निकाल लिया गया। चलिए इसका कलम बदलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ये इसका सेंटर है, ये मान लीजिए उसने ये वाले हिस्से को काट लिया, ये वाला हिस्सा कट चुका है, ये वाला है। ये कितना है? 40 में। ठीक है, ये कितना है? 35 में, 35 में। ठीक है, अब बाकी के हिस्से को किसका रूप दे दिया गया? शंकु के रूप का। तो जब ये मामला शंकु बनेगा, जब ये मामला शंकु बनेगा, ये जब शंकु बना, ये जब शंकु बना, तो ये ऐसे बन गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा। तो ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये तो 35 रहेगी, 35 रहेगी। और यहां से मान लीजिए ये। अब आप खुद एक चीज देखो कि ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, ये कौन सा हिस्सा है? यही तो, ये वाला हिस्सा तो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। मतलब पूरे वृत्त का जो 60% भाग है, पूरे वृत्त का जो 60% भाग है, वो इस शंकु के परिधि के बराबर है, और इस पर ऊंचाई आपको निकालनी है, और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो ये कितनी हो गई है? 35 सेंटीमीटर। इतना ही मामला है ये। मतलब गोले का 60% और शंकु की जो परिधि है वो दोनों बराबर है। ठीक है, अब शंकु की जो परिधि है वो कितनी होती है? शंकु की जो परिधि है, परिधि है, ये वाली भी होती है कितनी? 2πr। ठीक है, और गोले की भी जो परिधि है वृत्त की जो परिधि है वो भी 2πr। ये वृत्ताकारी तो होता है, तो इसका 60%, इसका 60%, ये है मामला। अब आप खुद देखो, 2 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 35, और गुणे ये कितना हो जाएगा? 3/5, 5 सते 35, 22 तिहाई 66, 66 दूनी 132, 132 ये होना चाहिए, ये यहां पर होनी चाहिए 132। ठीक है, ये किसकी थी? ये शंकु की नहीं, सॉरी, वृत्त का मामला, ये वृत्त का। अब जब मैं शंकु की बात करूंगा, शंकु की बात करूंगा, तो वहां पर आर को मैं बड़ा ले लेता हूं। तो देखिए 2πr बराबर कितना दिया हुआ है? 132। ठीक है, अब देखिए आर बराबर कितना हो जाएगा? 132। पाई उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7/22, और 2 भी कहां पहुंच जाएगा? नीचे। 22 छक्के 2 त्याई, मतलब ये आ गया 21। ठीक है, ये आ गई 21, ये 21 आ गई। तो अब आपके पास ऊंचाई भी नहीं, तो ऊंचाई बराबर क्या होता है? अब आप खुद देखो, 7×5 35, 7 त्रिक 21, ये 3 है, ये 5 है। यहाँ पे आप ध्यान देने, दोनों 5 5 से कट रहे हैं, 7 से कट रहा है, तो 7×5 35, 7 त्रिक 21, ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितनी होनी चाहिए? 4। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये है 7×5 और ये है 7×3, तो 3 5, तो क्या होना चाहिए? 4, 4×7, मतलब ये कितनी हो जाएगी? 28। चाहो तो फिर आप इसको ऐसे निकालना, 35 का स्क्वायर माइनस 21, चाहो तो आप इसको ऐसे कर लेना। लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूं कि यहां पर हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो ट्रिपलेट है वो सभी जगहों पे पूरी की पूरी मेंसुरेशन में आपके बहुत काम आने वाली है। ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 28। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आयतन। तो शंकु का जो आयतन है वो कितना होता है भाई? वो होता है पाई, वो कितना होता है? रेड कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई में उत्तर है क्या? नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो शंकु का आयतन है। तो 22/7, आर की वैल्यू आपने अभी कितनी निकाली है? 21, तो गुणे 21 गुणे 21, और जो एच की वैल्यू है वो कितनी है? 28, ये हो गया। तो 7 तिया 21, ठीक है, 22 तिहाई 66 गुणे
21 अट्ठे 168 और 21 दूनी 42, 42 और 16, 42 और 16 58, 58। इसको अब गुणा करना है तो 6 6 हम 36, 8 से 14 छंग 84, 84 और 3 87, 8 5 13, 13 छंग 78, 78 और 78, 78 और 8, 78 और 8 86, 6 पंचे 30 और 8 38। लेकिन ये तो किसी में दिया ही नहीं, ये तो किसी में दिया ही नहीं। फिर से पाई वाला मामला आ गया क्या? देखिए जरा, 8 एकम 8, 8 किसी के लास्ट में है क्या? 768, ये वाला है कि क्या उत्तर? सात 21, ये तो ठीक है। 21 अट्ठे, देखो यहीं पर मैंने गड़बड़ कर रखी है, ये देखो 22 तिहाई 66, गुणा करने की बात कर रहे हैं आप, 66 गुणे 21 अट्ठे 168 की 8 हासिल आई 16, 21 दूनी 42, 42 से 48 और 10 58। अब देखिए इसका गुणा कैसे करते हैं, 8 8 छंग 48, 8 हासिल आई 4, इसको आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो 8 8 16, 16 छक्के 96, 6 हासिल आई 9, 8 5 13, 13 छंग 78 की 8 हासिल आई 7 और 6 पंचे, ये है मामला। तो ये हो गया 8 6 4 10, 10 9 1 10 और 8 18, 7 1 8 30 8 38, 38 808 आपका उत्तर होना चाहिए। ये इसमें नहीं दिया गया है, कहीं ये मामला भागे का तो नहीं है। तो 441 गुणे 28, 28 एकम 28, 28 चौके 4 अट्ठे 32, 112, 112 और 2 114, 4 हासिल आई 11, 28 चौके 112, 112 और 11 कितना होता है? 112 11 123, 12 348 पाई, ये भी नहीं आ रहा है। आंसर में क्या गड़बड़ी है? गुणे भाग में कुछ गड़बड़ हो रही क्या? गुणे भाग में कुछ गड़बड़, क्या गड़बड़ है भाई? देखिए 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 क्या गड़बड़ है। यहाँ का गुणा ये वाला बिना पाई वाला है और ये वाला कौन सा है? पाई वाला है। शंकु, ओ हो शंकु का आयतन होता है 1/3, सॉरी 1/3 के अगर मैं गुणा करूंगा तो 3 चौके 12, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 छंग 18, ठीक है। पाई वाले में तो ये आ जाएगा 4116 पाई, लगता है ये वाला उत्तर। और यहाँ अगर मैं 1/3 करूं ये भी कटेगा, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 नमा 27, 3 त्रिकाई 9, 3 छक्के 18, 12 936। कौन सा डाटा दिया हुआ है भाई? ये वाला डाटा दिया हुआ है, मतलब ये पाई है। इसको आप लोग पाई में सुधार लेना, आंसर सब पाई में, ठीक है ना। तो यहां पर जो मेन चीज थी, सवाल काफी अच्छा कहा जाएगा, इस वाले डाटा को अब आप भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि पाई में आंसर है। इस सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, पहली बात तो ये कि तिर्यक ऊंचाई क्या बनेगी, दूसरा चीज ये था त्रिज्या कैसे निकलेगी। अब आपने त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दोनों जब आपको मिल गई, तब आपको अगर लगाना था, तो यहां पे अगर आप जाओगे इस तरीके से अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो कैलकुलेशन आपका लंबा खिंच जाएगा। यहां थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, ये 35 है, ये 21 है, 7 पना 35, 7 त्रिक 21, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा और सभी में 7 कॉमन है, तो ये 7 चौक 28 हो जाए, 7 चौक 28 हो जाए, ठीक है ना। तो अब इसी का आप उठा करके आप वैल्यू पेस्ट कर दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज त्रिभुज PQR, ये ए नहीं होगा, ये त्रिभुज ही है, गड़बड़ लिखा हुआ है, त्रिभुज PQR और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर कितना है? 9:4, ठीक है। यहां आप ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, तो इसमें आर होता है, जब आयतन की बात आती है तब क्यूब हो जाता है, क्यूब, ठीक है। और जब क्षेत्रफल अगर समानांतर है, अगर समरूप है दोनों त्रिभुज, इसका मतलब उनका सब कुछ बराबर है, उसकी भुजा बराबर होगी, उसका परिमाप बराबर होगा, उसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। और अगर ये मामला है तो त्रिभुज ABC और रेशियो त्रिभुज PQR का, इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात है, क्षेत्रफल का जो रेशियो है, ये दोनों समरूप दिए गए हैं। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल कितना है? 9:4 का, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात अगर ये है तो भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2, ठीक। अब यहां देखो, यहां 3 भुजाएं दी गई हैं AB,
और BC और कौन सी दी गई है, CA, AC। अब यहां देखो आप, ये कितनी दी गई है 9, ये कितनी दी गई है 6 और ये कितनी दी गई है 12। अब अगर मैं इसको 3 से भाग दूंगा तो 3 त्रिकाई 9 और 2 का गुणा कर दूंगा तो इसकी भुजा 6 आएगी, फिर 3 दूनी 6, फिर ये 2 का गुणा कर दूंगा तो 2 गुणे 2 ये 4 आ जाएगा, फिर 3 से भाग दूंगा तो 3 चौके 12, 2 का गुणा करूंगा तो 8। मतलब जो त्रिभुज PQR का जो मामला है, तो त्रिभुज PQR की भुजाएं हो जाएंगी 4, 6 और 8। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा था PQR। अब QR में आप ये डिसाइड ही नहीं कर सकते हो कि किसकी कौन सी वाली भुजा है, कौन सी वाली भुजा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो ऑप्शंस उसने कितने प्यारे दिए हैं। देखिए 8 है, 12 आपके में नहीं है, 9 आपके में नहीं है, 16 आपके में नहीं है, मतलब उत्तर कौन सा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यही आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, तो यहां पर एक बात याद रखनी, अब अगर परिमाप का मामला देखिए, भुजा लंब परिमाप इन सबका जो अनुपात है वो समान होता है। जैसे अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्षेत्रफल न देकर के परिमाप का अनुपात दिया गया होता तो भुजा का अनुपात समान रहता, लेकिन क्षेत्रफल का मामला क्या हो जाता है स्क्वायर में। यही अगर आयतन की बात की जाए, ठीक है, तो आयतन की बात की जाएगी तो फिर वो मामला कहां चला जाता है क्यूब में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, टेन थीटा, थीटा ये है ना, जीरो नहीं, टेन थीटा होगा ये, टेन थीटा बराबर है ए बटे बी, ए बटे बी, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है। ठीक है, तो के का मान ज्ञात करें। देखिए टेन थीटा बराबर, अब इस सवाल को बहुत ही इजी क्वेश्चन कहा जाएगा। टेन थीटा बराबर होता कितना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू दी गई है ए बटे बी, मतलब साइन थीटा की वैल्यू है ए, कॉस थीटा की वैल्यू है बी। ये तो दिख रहा है आपको। अब आपके मामले में क्या दिया गया है, आपको यहां दिया गया है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा। अब अगर मैं साइन थीटा की जगह ए और कॉस थीटा की जगह बी रख दूं तो कितना हो जाएगा, ए गुणे ए माइनस बी गुणे बी बटे ए गुणे ए और प्लस बी गुणे बी। मतलब मैं ये कह सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस। अब आप देखो इसका जो कंपेयर हो रहा है वो किससे हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पूरे पे पावर कितना है के, और इसी के का आपसे मान पूछा हुआ है। अब यहाँ पे तो कोई घात है नहीं, तो जब कोई घात नहीं तो इसकी वैल्यू को मैं कितना मान लूंगा 1। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, यहां आप देख रहे होंगे कि बार बार आपको एक चीज ये मिल रही है, टेन थीटा बराबर 3/4, 3/5, 4/5, साइन थीटा की वैल्यू दे दिया, कॉस और टेन में मामला चला गया, कॉट में भी मामला चला गया, कहीं कोई इशू नहीं। ठीक है ना, जब कभी भी इस तरीके का मामला आता है। हाँ, अब अगर डिग्री में वैल्यू वाली बात आ जाती है तो वहां पर आप जो है डिग्री पेस्ट करके, किसी एक डिग्री का मान पेस्ट करके जरूर देखो, 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम, ये कंडीशन में दिया रहता है। तो जहां पर आपकी वैल्यू फिट हो जाए वही आपका उत्तर है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, एक नाव 42 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा, 81 किलोमीटर धारा की दिशा 8 घंटे में, 48 किलोमीटर धारा के विपरीत 54 किलोमीटर धारा की दिशा को 7 घंटे में, स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय क्या। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का ये मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि आप विद इन सेकंड आप इस सवाल को अटेंड कर लेंगे। कैसे, देखिए, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए x प्लस वाई, दिशा का मतलब तो यही होता है धारा की दिशा में, और धारा के विपरीत x माइनस वाई। यहां आप देखिए धारा के विपरीत पहले दिया हुआ, ठीक है, x माइनस वाई, और इसको कर लेते हैं x प्लस वाई, और यहां आपका दिया हुआ है टाइम। देखिए 42 किलोमीटर, 81 किलोमीटर, समय कितना है 8 घंटे। यहां आप देख लो 48 किलोमीटर, फिर 54 किलोमीटर, और यहां कितना है 7 घंटा। पहले तो आप ये देखो, इस 8 का भाग इसमें कहीं जा रहा है क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 का जाएगा, यहाँ पे जरूर 3 का, 3 का, 3 का, 3 का, लेकिन 3 का यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको जोड़ लेता हूँ। तो 42 और 18 कितना हो जाएगा, ये 90, 4 1 5, 8 5 13, और ये कितना हो जाएगा 8 7 15, 8 7 15। अब देखो आप ये सारा डाटा कट रहा होगा। ठीक है, 15 से अगर मैं इसको काटूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 15 एक कम 15,
15 छक्का 90, 15 नहीं 135, मतलब 6 किलोमीटर विपरीत दिशा में और 9 किलोमीटर धारा की दिशा में वो कितनी देर में जाएगा? 1 घंटे में। तो यहां पर आपकी जो धारा नाव की चाल आएगी, नाव की चाल के लिए आप कुछ मत करो, 6 + 9 कितना हो जाएगा? ये 15, और नाव की चाल और जो धारा की चाल आएगी, धारा की चाल हो जाएगी 9 - 6 बराबर कितना हो जाएगा? 13। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 होता तो फिर मैं बटे 2 कर देता। ठीक, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आप खुद ही इसको आप चाहो तो चेक कर लोगे, मामला यहीं पर पहुंचेगा। देखिए, अब अगर दिशा में देखो तो 15 3 18, और विपरीत में अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? सवाल आपसे पूछ रहा है स्थिर जल में 90 किलोमीटर, मतलब केवल नाव की चाल की बात हो रही है, नाव की चाल की बात। मतलब अगर 90 किलोमीटर जाना है, अगर आपको समय चाहिए है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, 15 छक्का 90, उत्तर हो जाएगा 6 घंटे, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है इस सवाल में। इस सवाल को अगर आप बेसिक से लगाने की कोशिश करोगे, 2 इक्वेशन बनाओगे तो आपको उसको 2 बार जो है इक्वल करना पड़ेगा। देन आफ्टर आपको जो है उसको घटा करके फिर x और y की अलग अलग वैल्यू निकलेगी, मतलब x + y और x - y की वैल्यू निकलेगी अलग अलग, और फिर वहां से आप x y की वैल्यू निकालोगे, तब जाकर के ये सवाल लगेगा। लेकिन यहाँ हाँ, अब एक बात जरूर थी, यहाँ अगर ये पूरा 8 से कटता हुआ डाटा दे दिया गया होता तो मैं तो इसको और इसको भी नहीं लेता, वहीं से मैं पूरा सवाल लगा दिया होता। ठीक है, तो या तो यहां आपको ये डाटा मिलेगा, या तो यहां मिलेगा, और या तो दोनों को जोड़ने के बाद मिलेगा। ठीक है, दोनों को घटाने के बाद भी मिल सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल क्या बोल रहा है? सीतम्मा की आयु 10 वर्षों पहले और राधा की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद सीतम्मा की आयु राधा से 2 गुनी हो जाएगी। वर्तमान देखिए, इस तरह का सवाल जब कभी भी आता है कि रेशियो बदल रहा है कुछ जुड़ने या घटने के बाद, तो वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, केवल इतना ही तरीका है। ठीक है, तो अब आप यहां देखो 10 वर्ष पहले ये हो गई सीतम्मा, ये हो गई राधा। सीतम्मा की आयु कितनी थी? राधा की आयु की 3 गुनी, मतलब ये 1 थी तो ये कितनी थी? 3। ये 10 वर्ष पहले का मामला है ये। फिर क्या बोल रहा है? 10 वर्ष बाद यहां पे क्या है मामला? सीतम्मा की आयु राधा से 2 गुनी, मतलब ये 1 तो ये 2। अब आप देखो यहां से लेकर के यहां तक जो रेशियो बना है, इसमें फर्क कितने का है? 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, मतलब जो डिफरेंस है वो कितने का है? 20 का। बस आप कुछ मत करो, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप मार लीजिए। देखिए 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, तो यहां से हो गया 3 - 2, और 20 1 कम 20, 20 दूनी 40, 40 - 20, मतलब 1 की वैल्यू 40 में से 20 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। मतलब इस जगह सीतम्मा की आयु है 20 - 60 और राधा की आयु है 20 से कम 20। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। ये कब की बात हो रही है? 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले अगर इनकी आयु ये थी, तो वर्तमान की अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान में अगर मैं सीतम्मा की बात करूंगा तो सीतम्मा कितनी थी? 60 और प्लस 10, मतलब कितना हो जाएगा? 70। और अगर आप राधा की बात करोगे तो राधा की 10 वर्ष पहले कितनी थी? 20, और वर्तमान में हो जाएगी ये 30। इन दोनों का अगर आपको रेशियो निकालना है तो 70:30, 0 से 0 कैंसिल, उत्तर कितना हो जाएगा? 7:3 दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। कुछ नहीं है सवाल में, जब कभी भी 2 अनुपात दिए गए हो, कुछ जोड़ने या घटाने की वजह से अगर रेशियो बदल जा रहा हो, तो आपको केवल और केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, ए किसी कार्य का 80% 20 दिनों में, फिर बी ए के साथ जुड़ जाता है वह शेष कार्य को 3 दिनों में। देखिए शेष कार्य को, तो यहाँ टोटल कार्य कितना था? 80। अब 80 हो गया तो इन लोगों ने 20% काम किया, यही ना? तो फिर वो उस कार्य को करने में 3 दिनों में। देखिए ए जो है 80%। 80% का मतलब कितना हुआ? 4/5 काम। 4/5 काम ये कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों। तो एक काम जो पूरा काम है वो कितने दिनों में करेगा भाई? ये करेगा 20 × 5/4, 4 × 5 = 20, मतलब कितने दिनों में करेगा? 25। और ए और बी, ए प्लस बी, कलर अलग कर लेते हैं। यहां आप देखो ए और बी, मतलब ए प्लस बी, शेष काम। तो शेष काम कितना है? 20%, और 20% का मतलब है 1/5, और ये कितने दिनों में कर रहे हैं ये लोग? 3 दिनों में। तो जो एक काम है ये कितने दिनों में करेंगे?
5 गुणे 3 मतलब कितने दिनों में कर लेंगे ये 15। ठीक है। बी अकेले संपूर्ण काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, कितना समय लेगा। ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये है ए बी कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिनों में। ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है 25 दिनों में। बी अकेले का आपको निकालना है, ये टाइम है। 15 और 25 का जो एलसीएम है मतलब जो वर्क टोटल निकलेगा वो निकलेगा 75। तो इसकी इफिशियंसी 75 में 15 का भाग दे दिया 5, 75 में 25 का भाग दे दिया 3। ठीक है ना। तो 5 में से 3 चला गया, कितना बचा 2। ठीक है। तो शेष बी अकेले संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा 15 ही आया ना। 4 पंचे 20, 55 25, ठीक है। 20 काम 1/5 दिन, 3 दिन, 3 पच्चे 15, ये भी ठीक है। ये 5, ये 3, ये 2, ये भी ठीक है। 75/2 मतलब आ जाएगा 37.5। ये उत्तर होना चाहिए। इसमें तो कहीं कुछ दिया ही नहीं है भाई, 37 दिन दिया हुआ है, इसको 0.5 और आप जोड़ लो, ये आपका है। ठीक है। तो सवाल में ऐसा कुछ था नहीं, सवाल को आप देखते देखते आप एक बात जरूर समझ सकते थे। 80% काम हो गया है, फिर बी ए के साथ जुड़ गया और कितने दिन काम किया उसने 3 दिन, 3 दिन। अब इसको आप इस सवाल को अगर आप देखो तो ए और बी का 20%, इन दोनों ने मिलकर 20% काम तो किया। तो 20% काम किया कितने दिनों में 3 दिनों में। तो 20 पंचे 100, पूरा काम करते तो 15 दिनों में करते, मतलब ए बी मिलके कर रहे हैं 15 दिनों में। और ये 80% मतलब 4/5, तो 4 काम कर रहा है 5 काम में से, कितने दिनों में 20 दिनों में। तो 4 काम 20 दिन, तो 5 काम 25 दिन, लग गया सवाल। ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए 88√3 मीटर ऊंचे मीनार के एक शीर्ष से एक इमारत के निचले भाग का अवनमन कोण 60 डिग्री है। क्या बात है, बहुत सिंपल सवाल। 2-3 सवाल कठिन दे दिए ना इसने, इसलिए ये सवाल काफी सिंपल दे दिया है। ये देखिए, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज में भी बताया कि अगर ये 60 है तो इसकी वैल्यू रहेगी √3 और इसकी वैल्यू रहेगी 1। क्यों? क्योंकि 10 60 = होता है रूट, मतलब √3/1। और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब √3 है तो आधार 1 होगा, ये √3 है तो 1 होगा। अब इसकी वैल्यू सवाल में बोल रहा है 88√3, 88√3, तो √3 से √3 कैंसिल, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88 मीटर। मतलब आपके सवाल का जवाब कहाँ दिया हुआ है भाई, ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है। यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ा सा एक सवाल आपने देखा होगा, थोड़ा सा टफ है, जब डबल डिग्री बनती है तो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, और मामला भी कुछ ऐसा हो जाए कि डाटा तुरंत ना कटे, तब थोड़ा सा दिक्कत आती है। नहीं तो हाइट एंड डिस्टेंस को अगर आप इस नजरिए से देखें तो सवाल बहुत आसानी से किया जा सकता है। यदि 2 को प्रत्येक विषम अंक में गुणा किया जाए और 1 को, अच्छा संख्या यही है, किसमें गुणा किया जाए, इसी में गुणा किया जाए, प्रत्येक विषम अंक में गुणा किया जाए और 1 को की संख्या में से सम अंक जोड़ दिया जाए, मतलब सभी सम अंकों में 1 जोड़ा गया, सभी विषम अंकों में 2 का गुणा किया गया, तो इस प्रकार गठित अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटे अंकों का अंतर, ये आपसे सवाल में पूछा। अब आप देखो क्या है सवाल भाई, विषम में 2 का गुणा, विषम में 2 का गुणा, देखिए क्या क्या संख्या क्या क्या है, देखिए 6 3 1 1 6 2 4। अब विषम में, विषम तो ये केवल यही 3 है, तो इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, ये नई संख्या हो गई। और सम में क्या किया उसने, सम में 1 जोड़ दिया, तो यहां से 4 1 अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये 4 1 5, 2 1 3 और 6 1 7, 3 1 सॉरी 6 1 7। अब आपसे पूछ क्या रहा, गठित अंकों के सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा है 7, और सबसे छोटा कौन सा है 2, मतलब अंतर हो जाएगा 7 - 2 = 5, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है। तो यहां पर आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर 2-3 सवाल कठिन होते हैं तो 2-3 सवाल बहुत इजी कर दिए जाते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर किसी 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। इस सवाल को समझो, सवाल तो सीधा सीधा है, 3 × 9 = 27 × 81, 10 × 40, 40 वर्ष इसका उत्तर है ये वाला। ठीक है। कैसे, देखिए चक्रवृद्धि में सीआई की बात कर रहा हूं, सीआई की बात कर रहा हूं, यहां आप ध्यान दीजिएगा t × n वर्ष
बराबर होता है m टू दी पावर n गुना। अब यहां आप देखो, यहां दिया हुआ है 10 वर्ष और यहां दिया हुआ है 3 गुना, बाद में आपको कर दिया इसने 81 गुना। 81 गुना, तो 81 गुने को आप 3 पावर 4 तो लिख ही सकते हो। तो जो यहाँ पे घात लगेगी वो यहाँ गुणा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10 गुणे 4, मतलब उत्तर हो जाएगा 40 वर्ष। और यही आपके सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक दुकानदार 10% की छूट देता है और 10% का लाभ कमाता है। उन्हीं शर्तों के अंतर्गत यदि वह 25% की छूट दे दे तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। ध्यान दीजिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। 10 की छूट दिया, 10 की छूट दिया मतलब 10% कम हो गया, मतलब एमपी जो हो गया वो कितना हो गया 90, और 10 का लाभ लिया मतलब सीपी जो हो गया वो हो गया 110। तो एमपी इज टू सीपी बराबर कितना हो जाएगा 110 अनुपाते 90, 0 0 कैंसिल, मतलब मामला हो गया 11 अनुपाते। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य अगर 11 है तो क्रय मूल्य 9 था, मतलब 9 रुपए की चीज पर वो 11 रुपए लिख रहा था। 10% की छूट देके 10% का लाभ कमा, ये कहानी थी। ठीक है, अब इसके आगे की जो कहानी है कि यदि वह 25 की छूट दे, 25 की छूट देगा किस पर, अंकित पर। अगर 25 की छूट वो दे देगा और आपसे लास्ट में लाभ अथवा हानि पूछा हुआ है, तो लाभ और हानि तो तभी मिलेगी जब आप विक्रय मूल्य निकालो। तो अब यहां देखो आप 25 की छूट दिया मतलब जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया 75%, मतलब इस 11 में आपको किसका गुणा कर देना है 0.75 का। तो देखिए 11 पचे 55, 11 सते 77 और 5 82, 8.25, ये अब आपका हो गया सेल प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। अब देखिए 9 में सामान खरीद रहा है, 8 रुपए 25 पैसे में वो सामान बेच रहा है, मतलब हो क्या रही है, उसको हानि हो रही है। तो हानि कितने की हो रही है भाई, तो यहां पर उसको जो हानि हो रही है वो हो रही है 9 माइनस 8.25, मतलब 0.75। अब आपसे इसका क्या पूछ रहा है, अच्छा प्रतिशत में दिया गया है। ठीक है, तो प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, तो हानि प्रतिशत सदैव किस पर निकलता है क्रय मूल्य पर, मतलब हानि बटे क्रय मूल्य या सीपी और गुणे कितना 100, बस आप कुछ मत करो 75.75 बटे 9 और गुणे 100, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 अंकों में दशमलव लगा है। अब आप इसको निकालो, 9 8 72, 3 से काट देते हैं 25, और 25 बटे 3 का मतलब ही होता है 8 सही 1 बटे 3%, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लाभ तो हो ही नहीं रहा, या तो ये हो रहा था या तो ये हो रहा था, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8 सही 1 बटे 3, या इसी को आप बोल सकते हो 8 सही 1 बटे 3। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक आंकड़े के माध्य और बहुलक क्रमशः 11 तथा 8 है, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए इसका तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूले पे ही आप इसने दे दिया। ठीक है ना, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यही तो होता है। अब आप देखिए सवाल में आपसे क्या पूछ रहा है, माध्यिका पूछ रहा है, तो अगर इसको मैं ऐसे माध्यिका निकालना चाहूं तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसी फॉर्मूले में माध्यिका बराबर, देखिए इसको मैं उधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा बहुलक प्लस 2 माध्य और बटे कितना। अब देखिए बहुलक कितना दिया हुआ है, बहुलक माध्य कितना है 11, बहुलक कितना है 8। ठीक है, बहुलक कितना है 8, माध्य कितना है 11 और बटे कितना 3, 11 दूनी 22 और 8 30, 30 बटे 3, मतलब उत्तर हो जाएगा 10, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। इस सवाल में ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल फॉर्मूले में आप उत्तर रख, सब फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, उत्तर आपके सामने। 20 प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है, एक प्रेक्षण को गलती से 25 की बजाय -25 लिख दिया गया, तो सही माध्य क्या है, सही माध्य क्या है। तो आप देखिए कुल परिवर्तन बराबर क्या होता है, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, कुल परिवर्तन बराबर होता है गलत मान माइनस सही मान। अब देखिए गलत मान यहां कितना है -25, सही मान कितना है केवल 25, मतलब जो टोटल का फर्क आया ये कितना आया 50, टोटल में जो अंतर आया वो 50 कम हो गया।
जो टोटल पहले जोड़ा गया, और अगर उसको सही सही जोड़ा जाता तो 50 का चेंज आ गया। तो जो औसत में अंतर आया, औसत में जो अंतर आएगा, अब आप देखिए औसत में अंतर कितना आ जाएगा, ऋण 50, टोटल 20 थे, तो अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, -2.5। मतलब जो आपका मामला था, जो आपका वास्तव औसत आना चाहिए था, उससे 2.5 कम आया है। तो कम को सही करने का तरीका क्या है कि आप जोड़ दीजिए। अगर यहाँ प्लस आया होता मतलब ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो मैं क्या करता, कम। अगर कम आया है तो मैं क्या कर दूंगा, ज्यादा। आप कुछ मत करो, बस कितना था ये, 22.5 था, 22.5 और धन 2.5, मतलब उत्तर हो जाएगा 25, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला सवाल क्या है, 2 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपए। तो समान दर और समान अवधि के लिए समान राशि का ज्ञात करें। ठीक है, चक्रवृद्धि क्या, देखिए 5% का मामला है, 5%। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20, मतलब मामला हो रहा है 20 से 21, यही तो है, यही तो मामला है। अब आप देखिए 20 से 21 हो रहा है, मतलब अब चूंकि 2 वर्षों की बात हो रही है, 2 वर्षों की बात हो रही है, जब 2 वर्षों का आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, मतलब 400 से डाटा हो गया है 441, 400 से डाटा हो गया है 441। देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्र धन। ये मूलधन है और ये क्या है, मिश्र धन है। अब आपको बोल क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 82 रुपए, तो जो सीआई है वो इन दोनों का डिफरेंस होगी, मिश्र धन में से मूलधन घटा दीजिए, तो सीआई कितनी हो जाएगी, सीआई बराबर हो जाएगी, इसमें से आप इसको घटा दीजिए तो सीआई हो गई 41, और इस 41 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 82, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यही तो कहानी, यही तो कहानी, यही तो कहानी। अगर मेरे से अब इसमें मूलधन पूछा जाए तो मूलधन कितना हो जाएगा, 800 रुपया, और मिश्र धन कितना हो जाएगा, 882, यही तो है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है समान राशि पर साधारण ब्याज, तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है आर गुणे टी। अब देखिए आर कितना है, 5% और 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 10%, तो इसका 10%, इसका 10%, तो मूलधन का जो 10% है भैया, ये तो दिख रहा है ना, 10 अट्ठे कितना हो जाएगा, ये 80 रुपए। यही इस सवाल का जवाब है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। वैसे इस सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है ना, 82 है तो उससे थोड़ा सा कम, 82 है तो उससे थोड़ा सा कम क्या क्या हो सकता था, 43 तो हो ही नहीं सकता, बहुत कम हो गया, 82 हो ही नहीं सकता, 81 और 80 का मामला फंस सकता था। ठीक है, और कई तरीकों से सीआई को अटेंड किया जा सकता है, 2-1 वाला फॉर्मूला है, उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है कि नहीं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए, बी और सी अकेले किसी काम को 15, 12, 18 दिनों में बी और सी काम शुरू करते हैं, 6 दिन काम करने के बाद बी काम छोड़ देता है, ए शामिल हो जाता है, मतलब बी छोड़ देता, पहले बी सी कर रहे हैं फिर सी ए कर रहे हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सवाल में कुछ नहीं है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। देखिए ए, बी और सी 15, 12, 18, देखिए ए कर रहा है 15 में, बी कर रहा है 12 में और सी कर रहा है 18 में, ये टाइम है। तो अब आपको टोटल निकालना है तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, वर्क बराबर, देखिए सबसे बड़ी संख्या तो यही है 18, तो 18 कैसे है, 3 गुणे 3 गुणे 2, देखिए एलसीएम निकालना कैसे होता है, 15 है, 3 आपके पास है, 5 और चाहिए, 12 है, 3 दूनी 6 आपके पास है, 2 और चाहिए, तो ये 18 और 10 180 हो गया, ये वाला मामला। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक 18 था, 10 मैंने इसको और दिया। ठीक, अब आप देखिए इफिशियंसी, 180 में से 15 का भाग देंगे 12, 180 में से 12 का भाग देंगे 15, और 180 में 18 का भाग देंगे 10, ये इनकी क्षमता, मतलब ए एक दिन में 12 काम कर रहा है, बी 15 काम कर रहा है और सी 10 काम कर रहा है। अब जो कंडीशन है वो ये है कि बी और सी ने 6 दिन तक किया, भैया बी प्लस सी कितने दिनों तक कर रहे हैं, 6 दिनों तक, फिर कौन चला गया, बी छोड़ दिया, तो बचा कौन, सी, और ए काम पे आ गया, ए काम पे आ गया, और इन्होंने सपोज कितने दिनों तक, x दिनों तक किया, और टोटल काम कितना था 180, इतना ही क्वेश्चन है। अब देखिए बी और सी की कितनी है, 15 और 10 25, ये देखिए बी और सी, ये देखिए 15 10 25, तो ये हो गया 25 गुणे 6, प्लस सी और ए कितना है 10 और 12 22, तो ये हो गया 22x बराबर है 100। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 22x बराबर कितना 180 माइनस 150 बराबर कितना 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30/22,
मतलब 15/11। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क के सवालों में ज्यादा कुछ रहता नहीं है आपको। ठीक है, बस ये समझने की जरूरत जरूर है कि पूछ क्या रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक वृत्ताकार दौड़ पथ की परिधि 1452 मीटर है। ठीक है, दो व्यक्ति एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और क्रमशः चाल से विपरीत दिशा में चलते हैं। या ये ध्यान देने लायक है, 1452 मीटर टोटल परिधि है। परिधि है मतलब ये दूरी हो गई, और 9 किलोमीटर और 7.5 किलोमीटर से विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? जुड़ती है। और समान दिशा में चाल क्या होती है? घटती है। अब आपसे पूछ रहा है वो पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, तो समय पूछ रहा है आपसे, तो समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, अब आप दूरी कितनी है? 1452। चाल कितनी है? 7.5 और प्लस ये किस में दी हुई है? किलोमीटर प्रति घंटे में। ये है मीटर में। तो चाल को किलोमीटर से मीटर में अगर बनाना है तो आपको बड़े को छोटा करना है, तो छोटे का गुणा कर दीजिए बस। अब आप डाटे फिक्स कर लीजिए, तो 1452 गुणे 5 बटे 9 7 16, 16.5 गुणे 18। दशमलव को हटाएंगे 10 और। ठीक है, ओ हो, उल्टा कर दिया मैंने। 5/18 वाला मान, ये 18 ऊपर जाएगा। ठीक है, गुणे 5 और ये दशमलव हटाएंगे तो 10। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है क्या? 11, 4 2 6 5। ये देखिए 11 से कट रहा है। 11 कम 11, 11 5 55, 11 कम 11, 11 3 33, 11 दूनी 22। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या? 3 5, ओह सॉरी, 3 6 18, 3 5 15, 25। देखिए अब कितना हो जाएगा? ये 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, 6 कम 6 और 1 7, और ये कितना हो जाएगा? 250। अब यहाँ देखो, अब थोड़ा सा दिमाग अगर खर्चा करो, थोड़ा सा दिमाग अगर आप खर्चा करो, ये सेकंड की वैल्यू है, ये ध्यान देना आप, ये मीटर पर सेकंड की वैल्यू है। सब तो काट दिया ना। 10 का गुणा मैंने यहाँ क्यों कर रखा है भाई? 10 का गुणा यहाँ पे होगा। देखिए 7920/55, ये है मामला। अब ये किस में है मामला? ये भी सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में आपने बदला है। अगर अब उत्तर इसमें मेरे को काहे में दे रहा है? मिनट में। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो यहाँ पे कितने का गुणा करना पड़ेगा? 60 का। 0 से 0 कैंसिल, 6 से काट दीजिए। 6 कम 6 कटेगा कि नहीं? 9 7 16 2 18 कट जाएगा। 6 कम 6, 6 3 18, 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखिए 25 का करना है तो अब आप इसको कर लो। 25 पंचे 125। देखिए 132 में मैं 25 का भाग दे रहा हूँ। 25 पंचे 125, 7 बचेगा, 70 हो जाएगा। 70 70 70, तो 25 दूनी 50, 50 20 बचेगा, 25 सट्ठे 200। ये डाटा आ गया मिनट में। ये आपके सवाल का जवाब है। उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहां पर करना क्या था? देखिए ये जब आप बदल रहे हो 5/18 का किलोमीटर प्रति घंटे को आप बदल रहे हो, तो किस में बदल रहे हो? मीटर पर सेकंड में। क्यों बदल रहे हो? क्योंकि 1452 जो है मुझे किस में दिया गया है? मीटर में दिया गया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू कटने के बाद आई, ये किस में आई? सेकंड में आई। अब यहां पर जो आंसर मुझे दिखा वो किस में दिखा? मिनट में। तो सेकंड को मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो 60 का भाग देना पड़ेगा। यही 60 का भाग मैंने पहले दे दिया, तो उत्तर डायरेक्ट आ गया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रमेश के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए की सिक्कों की समान संख्या है। उसके पास कुल 640 रुपए। देखिए रुपए का जो मान होता है, रुपया बराबर होता है एक सिक्के का मान, एक सिक्के का मान और गुणे उसकी संख्या। ये आपका सवाल है। ठीक है, अब यहां देखिए, अगर मैं एक सिक्के की बात करूं तो 1 रुपये का है, 5 रुपए का है और 10 रुपए। ठीक है, सिक्कों की समान संख्या है, तो जो संख्या है, संख्या जो है आपकी वो है 1 1 और 1। तो रुपया जो है, रुपया जो है वो क्या होना चाहिए? एक सिक्के का मान गुणे संख्या। 1 में 1 का गुणा करोगे 1 ही आएगा, 5 में 1 का गुणा करोगे 5 ही आएगा, 10 में 1 का गुणा करोगे 10 ही आएगा। ठीक है, और ये तीनों मिला करके देखिए, यहां तो मुझे कितना दिख रहा है? 10 5 15 और 1 16 रुपया, लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है? 640 रुपया, 640। ठीक है, मतलब 16 बराबर कितना है? 640। मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 40। ये हो गया। आपसे पूछ के रहा उसके पास कुल कितने सिक्के, तो देखिए कितने सिक्के हैं? 1 1 2 और 1 3, 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 गुणे 40, मतलब कितना हो जाएगा? 120। दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में।
ठीक है, एक की बात पूछी होती तो 40 आ जाता। मान लीजिए ये पूछा जाता कि 5 रुपए के कुल कितना, 5 रुपए की वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू कितनी है 5, 40 पंचे 200। 10 रुपए वाले की वैल्यू कितनी है 400 रुपए, मतलब 640 रुपए में से 400 रुपए उसके पास 10 वाले हैं, 200 रुपए उसके पास 5 वाले हैं और 40 रुपए उसके पास 1 वाले। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, देखिए 3 मित्र एबीसी ने एक व्यवसाय में 1 वर्ष के लिए 8:5:6 के अनुपात में निवेश किया। 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा निकाल लिया। कुल 1,12,000 रुपए में से सी द्वारा अर्जित लाभ 1 वर्ष के लिए, ये जरूर ध्यान देना है कितने दिनों का मामला है। अब इसमें ए बी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और प्रॉफिट बराबर होता क्या है, प्रॉफिट बराबर जो होता है P1 P2 और P3, जो प्रॉफिट का रेशियो है वो होता है C1 T1 इस टू C2 T2 और इस टू C3 T3। अब यहां पे देखिए P फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट लाभ, C किसके लिए है कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी जो लगाई गई है, और T किसके लिए मैंने लिखा है, T मैंने लिखा है टाइम, टाइम समय, मतलब लाभ का जो अनुपात है वो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात के हिसाब से निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो ए ने कितना पैसा लगाया 8, ए में तो कोई चेंज है नहीं, मतलब इसका तो पूरा 12 महीने लगा रहा। फिर बी ने कितना लगाया है, बी ने लगाया है 5, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये पूरे 12 महीने तक लगा रहा। सी वाले में जरूर है कि सी ने अपनी पूंजी का आधा निकाला, कब निकाला 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने तक तो उसका पूरा पैसा लगा था, मतलब ये हुआ इसने पैसा कितना लगाया था 6, तो 6 महीने तक तो पूरा लगा रहा, और फिर इस 6 का आधा हो गया 3, और फिर ये 6 महीने तक लगा रहा। अब आप देखिए 12 अट्ठे 96, 12 पंचे 60, 6 6 36, ये 36 और प्लस कितना है 6 18, 36 8 44 10 54। ठीक है, तो रेशियो कितने का निकलेगा, रेशियो कितने का निकलेगा, किससे कट जाएगा, ये 9 से कटेगा, 3 दूनी 6, 6 नहीं है 54, 6 दाम 60, 6 से कट रहा है, 6 नहीं है 54, 6 दाम 60 और 16 छक्के 96, ये रेशियो है आपका। ठीक है, अब देखिए ये टोटल कितना है 16 10 26, 26 और 9 कितना है ये 35, और 35 की जो वैल्यू है वो है 1,12,000। काटेंगे अगर तो कटेगा क्या, 7 पन्ना 35, 7 एक कम 7, 7 छंग 42, बिल्कुल कट गया, क्या बात है, इतनी आसानी से। 5 एक कम 5, 5 तिहाई 15, 3200। अब आपसे पूछा किसका है, सी का लाभ, तो सी का लाभ तो ये है, तो 3200 और गुणे 9, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27 एक 28, 28,800 रुपए उसको उसमें से मिलेगा, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में 28,000। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कुछ था नहीं, चूंकि 2 में तो चेंज ही नहीं हुआ, 2 में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, केवल सी में चेंज हुआ था, बस सी बस को आपको चेंज करना था। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल, ए की आयु बी की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है, 3 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी। देखिए 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ए की आयु भी A+3 होगी और बी की आयु B+3 होगी, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना। 8 वर्ष अधिक होगी ए और बी की वर्तमान आयु। सवाल में जो आपसे ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो ए की आयु है ये क्या है, बी की आयु के 3 गुने, मतलब बी की आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है, यही तो सवाल है। 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जो ए की आयु है, देखिएगा 3 वर्ष बाद, अब 2 कंडीशन बनेंगी, तो 3 वर्ष बाद इसकी कितनी होनी चाहिए A+3, और अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो यहां भी 3 जुड़ेगा, मतलब 3B + 6 + 3, मतलब कितनी हो गई है 3B+। लेकिन सवाल ही कह रहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो ये कह रहा है कि नहीं भैया, ये बी की आयु जो B+3 हुई है इसके 2 गुने से कितने वर्ष अधिक है 8 वर्ष अधिक। मतलब क्या हुआ ये, इसका अगर मैं गुणा करूंगा तो 2B + 6 + 8, मतलब 2B + अब आप देखो A+3 की वैल्यू ये भी है और ये भी है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, यही तो सवाल है। तो अगर यहां से आप देखोगे तो कितना है ये 3B + 9 बराबर है 2B + 14। देखिए 3B में से 2B घटेगा तो B बचेगा, 14 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है
ए और बी की वर्तमान आयु का औसत, ए और बी की वर्तमान आयु तो ये है। तो अगर मैं इसको 5 रखूंगा तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए की कितनी हो जाएगी 3 गुणे 5 धन 6, 5 तिहाई 15 और 6 21, ठीक है 21। अब आपसे जब औसत पूछ रहा है तो औसत हो जाएगा 21 + 5/2 26/2, मतलब कितने वर्ष आ जाएगा 13 वर्ष। दिया गया है कि नहीं दिया गया है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। यहां पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, 3 वर्ष बाद उसने 2 कंडीशन दे दी। पहली तो ये कंडीशन थी, तो अगर इन दोनों में 3 साल अगर जुड़ेगा 3 वर्ष बाद, तो इसमें भी जुड़ेगा इसमें भी जुड़ेगा, मतलब इस इक्वेशन के हिसाब से ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। लेकिन उसने एक और समीकरण दे दिया कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद अभी वर्तमान में अगर बी है तो 3 साल बाद बी की आयु भी b+3 होगी। और अब कंडीशन है कि इसके 2 गुणे से 8 साल ज्यादा, तो यहां से भी एक कंडीशन मुझे मिल गई, एक कंडीशन ये थी, यहां से मुझे बी मिल गया। अब जब बी मिल गया तो ए भी मिल गया। अब दोनों का औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। 21 आई 5 आई, औसत कितना हो जाएगा 13, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। पाइप ए और बी x दिनों में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। पाइप ए टैंक को x + 4 दिनों में, पाइप बी टैंक को x + 36 दिनों में, टैंक के 1/3 भाग को दोनों पाइप कितने दिनों में भरेंगे, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। क्या बोलता है कि जो क्षमता जो होती है ना ए प्लस बी की जो मिला करके जो क्षमता होती है, जो अतिरिक्त समय लगा है, अतिरिक्त समय कितना लग रहा है 4 लग रहा है, और कितना लग रहा है 36 लग रहा है, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 144। मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ए और बी उस काम को 12 दिनों में करेंगे, ए करेगा 16 में और बी करेगा 12 और 36 48 में। ये आपको याद रखना, कई बार ऐसा सवाल आता है, ए और बी किसी काम को x दिनों में करते हैं, ठीक है। ए को उससे 10 दिन ज्यादा लगता है और बी को उससे मान लीजिए कि 25 दिन ज्यादा लगता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, √10 × 25, ठीक है। ये एक बेसिक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। अब आपसे पूछ रहा है 1/3 भाग को, तो पूरा काम अगर ये 12 दिनों में करेंगे तो 1/3 भाग कितने दिनों में करेंगे, 3 चौके 12, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 4 दिन। दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो साथियों, आज का ये पेपर यहां पर खत्म होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस देखने के लिए मिले, खास तौर पर मेंसुरेशन के, और कुछ बहुत सरल सवाल भी देखने को मिले। मुझे आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आज का ये पेपर आपको कुछ ना कुछ नया सिखाकर जरूर गया होगा। मेरा ये सोचना कहां तक सही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए